तो आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसमें लेक्चर नंबर ये 5 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको लगाएंगे। तो लेक्चर नंबर हमने 4 में पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स और उसमें पढ़ा था परसेंटेज कंसंट्रेशन प्रतिशत सांद्रता पढ़ा था और उसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। तो उसमें हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल्स जो होंगे लास्ट सेशन में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम न्यूमेरिकल का ही सेशन रखेंगे, उसमें हम ढेर सारे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम क्या करते हैं लगा लेते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, इसमें लिखा हुआ कि 20 ग्राम m/m द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत KCl घुला हुआ है किसमें 30 ग्राम H2O में, जलीय विलयन का द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम लगाते हैं। तो किस प्रकार से इसको लगाना है इस चीज को आप देखेंगे। पहले इसने दिया क्या हुआ है, जो जो आप दिया हुआ आप लिख सकते हैं। इसको हम समझ लेते हैं इसका क्या कैसे पढ़ेंगे। 20 ग्राम m/m% KCl का क्या मतलब हुआ। यदि इसको हम बदलना चाहेंगे तो 20% KCl को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, इसको हम चेंज कर सकते हैं 20 ग्राम KCl में, सॉरी HCl नहीं KCl में। तो 20 ग्राम KCl में चेंज हो गया। इसको इस प्रकार से हमने जो यहाँ पर परसेंटेज है उसको हमने किस में कर दिया, ग्राम में कर दिया। तो 20 ग्राम m/m परसेंटेज जो भी लिखा हुआ है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि ये 100 ग्राम आप सोल्यूशन में घुला हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m/m है, यानी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यानी 100 ग्राम वाटर में आपका क्या, ये विलयन जो 20 ग्राम KCl, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि 100 ग्राम H2O में क्या हुआ है, ये डिसॉल्व है, घुला हुआ है, H2O में घुला है, ठीक है। ये हमने माना है क्योंकि हमने परसेंटेज पे बात किया है ना। अब इसको इस प्रकार से यहाँ पर लगाते हैं। हम जानते हैं कि m/m हमने आपको लिखा है m/m परसेंटेज इक्वल टू होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट बटे विलयन का द्रव्यमान, बटे विलयन का द्रव्यमान। और चूंकि परसेंटेज है तो यहां पर हम क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि सिंपल तरीके से विलय का द्रव्यमान इसमें कितना दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान जो आपको दिया हुआ है वो कितना है 20 ग्राम है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 20 ग्राम अपान विलयन का द्रव्यमान कैसे आप कर पाएंगे। देखिए कह रहा है 20 ग्राम KCl घुला हुआ है किसमें 30 ग्राम H2O में। तो आप जानते हैं कि सोल्यूशन बराबर जो होता है, सोल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट कितना दिया है 20 ग्राम दिया, सॉल्वेंट कितना दिया 30 ग्राम दिया, दोनों का क्या हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 50 ग्राम हो जाएगा और इनटू इसमें 100 लिखा हुआ है तो इनटू आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये 50 ये कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और 20 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 ग्राम। तो यानी m/m जो आपका आया मास परसेंटेज जो आपका आया वो कितना आया 40 ग्राम आया। चलिए इसको आप एक आंसर कर लेंगे, फिर इसमें एक न्यूमेरिकल और मोल फ्रैक्शन पे हम लगा देते हैं। ऐसे इसमें सेम m/m, m/b और b/b पर सेम क्वेश्चन होगा। इसको आप पढ़ के आप समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इस पे लगाना है आंसर, ये वाला आपको देखकर, ठीक है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन पे दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था उस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन में KCl का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो दे कह रहा है, पहले उसको क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या रहा है, कह रहा है कि 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी 7.45 ग्राम जो KCl है वो विलेय है आपका और 100 ग्राम जल में है जो वो 100 ग्राम क्या है आपका विलायक। क्योंकि हमने बात किया था कि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो 100 ग्राम ज्यादा हुआ है और विलयन में KCl का मोल प्रभाव करना है, यानी आपको KCl का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, उस विलयन में KCl के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, इस बात को आपको इसमें आंसर करना है। हालांकि आप इसको दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी कभी सवाल में 1 कहता है, कभी कभी सवाल में 2 कहता है। तो पहले इसको हम सिंपल वे में समझेंगे। इसमें जो भी गिवन है उस गिवन को पहले आप लिख देंगे, जो भी इसमें गिवन है तो गिवन को हम पहले लिखते हैं गिवन। इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है विलय, तो आप यहां पर लिख सकते हैं विलय KCl का भार बराबर कितना दिया हुआ है, का भार बराबर 7.45 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है।
तो केसीएल ये भारी तो दिया, इसका वेट दिया हुआ है, ठीक है। फिर केसीएल का हम यहाँ पर क्या करते हैं, विलय का अड़भार भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको इसमें काम लगेगा। तो विलय यानी केसीएल, बार बार केसीएल लिख देते हैं, आप याद रखें आपको, विलय केसीएल का अड़भार। तो अड़भार को हम किससे निरूपित करते हैं, ईएमएस से हम जानते हैं ना, तो इसमें हम कितना लिख देते हैं, देखिए केसीएल का जो होता है पोटेशियम का होता है 49 और प्लस 49.094 होता है, लेकिन हम उसको 49 ही लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का 35.5 होता है, यदि इसको आप ऐड करेंगे तो ये 74.5 ग्राम आएगा। इसमें कह रहा है 100 ग्राम यानी जल विलायक का जो आपको भार दिया हुआ है, विलायक, विलायक इसमें क्या है, H2O है, तो विलायक का भार यानी H2O का भार जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। और विलायक का अणुभार, H2O का अणुभार तो सबको ही जानता है 18 होता है। कितना होता है, विलायक का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। तो इस अणुभार को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो भी चीजें इसमें दिया हुआ है या जो हम जानते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर इसमें इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो जो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फाइंड आउट जो आपको करना है वो करना है काई KCl निकालना है, यानी विलय का मोल प्रभाज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां से हम करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं हमने फार्मूला लिखाया था कि विलय के मोल प्रभाज बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बटे कुल विलयन की मोलों की संख्या या कुल विलयन में कुल घटकों की मोलों की संख्या। एक इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसमें इसमें और लिख सकते हैं कि विलय का मोल प्रभाज बराबर या KCl का मोल प्रभाज बराबर KCl विलय की मोलों की संख्या बटे विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, विलय KCl का मोल प्रभाज, जिसको हम किससे लिखेंगे, काई KCl लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय की मोलों की संख्या, तो यहां पर लिख सकते हैं विलय की मोलों की संख्या किससे लिख सकते हैं, NKCl लिख सकते हैं ना, NKCl बटे NKCl प्लस NH2O। n क्या है, ये मोलों की संख्या है ना, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, विलय की मोलों की संख्या भी लिख सकते हैं आप। तो हमने ऊपर ऊपर करके ये फार्मूला आपको हमने लिखाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप चाहे तो इंडिविजुअली अलग अलग मोल निकाल सकते हैं कि KCl का भी मोल अलग निकाल लीजिए और H2O का मोल अलग निकाल लीजिए, और चाहिए तो आप इसी फार्मूले में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो KCl का आप कैसे निकालेंगे, देखिए KCl का मोल की संख्या बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार बटे अड़भार होता है। n KCl इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं भार WS बाई MS। तो WS कितना दिया हुआ है, WS कितना आपको दिया हुआ है, WS आपको 7.45 दिया हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हैं 7.45 और यह के लिख सकते हैं 74.5। देखिए पॉइंट इस 2 अंक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंक कर देंगे, ये पॉइंट इस पॉइंट से कट जाएगा, तो ये फाइनल आपको कितना आएगा 1/10, और 1/10 को आप लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हैं, NH2O का भी निकाल सकते हैं, NH2O का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, WS बटे MS। अब WS कितना है, विलय का विलायक यानी विलायक का भार कितना है, विलायक का भार 100 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, और MS कितना दिया हुआ है आपको 18 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो 18, इसको यदि आप हल करेंगे काटेंगे 18 को 100 से काटेंगे ना, तो ये जो आपका आएगा वो आएगा 55.5 ग्राम आएगा, ठीक। तो यहां पर आपको जो मोल आ गए किसके, KCl के मोल आ गए, यहाँ पर किसका मोल आ गया आपका H2O का मोल आ गया। इन दोनों मानों को उठाकर और इसमें आप पुट अप कर देंगे। NKCl का मान कितना दिया, 0.1 दिया हुआ है, 0.1 लिख देंगे बटा फिर NKCl, तो फिर वही NKCl की जगह पर 0.1 लिख देंगे प्लस आपको NH2O का मान कितना दिया हुआ है 55.5 मान, मतलब इसमें मोल की संख्या आप निकाले ना। फिर इसको आप सिंपल तरीके से हल करेंगे तो ये क्या जाएगा 0.1 बटे ये जब आपको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5 आएगा आपका 6, ठीक है। यदि इसको आप हल करोगे तो एक अंक पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट से कट जाएगा, और 1/556 को यदि आप हल करते हो तो आप आंसर पाओगे, जो आप पाओगे वो आएगा 0.0188 करके आएगा, ठीक है। इसको आप हल कर लेंगे, मतलब 9-7 में करके आएगा। आप चाहे तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका यही आएगा 0.018 आएगा, ठीक है। 7-9 करके आता है तो उसको हम सार्थक अंक में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.018 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं।
तो ये आपका काई KCl का मान हो गया 0.0, कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं इसको 0.018, ठीक है, 18 आ जाएगा, ठीक। चलिए इसको आप निकालना चाहें, अब H2O का निकालना चाह रहे हैं तो ये सिंपल तरीके से आप ये वाला फार्मूला जानते हैं, काई KCl प्लस काई H2O दिख रहा है आपको, यहां से आप देख सकते हैं, ये फार्मूला में लिखे दे रहा हूं, इस फार्मूले को आप लगा सकते हैं इसमें, काई ए या काई KCl लिख सकते हैं इसको, काई KCl प्लस काई H2O इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो KCl का तो मान आपको ये मिल गया है, आप इसमें क्या करेंगे, पक्षांतर करके H2O का आप निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगली बार बात करते हैं। इसको आप ये कैलकुलेशन सही कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसको आप नोट करिए। चलिए इसमें एक और कंसंट्रेशन टर्म आपको इसमें दिया हुआ है, अंश प्रति बिलियन, इसको भी देख लेते हैं। अंश प्रति बिलियन जो है कि किसी विलेन के 1 मिलियन यानी 10⁻6 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलेन की पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम सांद्रता कहते हैं। इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि पीपीएम सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार, और ये किस में होगा, ग्राम में होगा, बटे विलयन का भार, बटे किसका भार, विलयन का भार, और ये भी किस में होगा, ग्राम में होगा। और जहां पर आप 100 लगाते थे, 100 लिखते थे, वहां पर क्या लिख देंगे, 10⁻6 लिख देंगे। बस ये आपका क्या हो जाएगा, वही वाला सूत्र हो जाएगा, बिल्कुल फार्मूला जो बेस्ट आपने किया था वो फार्मूला इस पे आप क्या करेंगे, लगाएंगे, सवाल बिल्कुल सेम सवाल उस पे अप्लाई होगा इस पे। अगला एक इसमें आता है अंश प्रति विलियन आता है, ये अंश प्रति मिलियन है, और एक होता है अंश प्रति विलियन। चलो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करने के पश्चात फिर हम वो लिखते हैं अंश प्रति विलियन, ये आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला इसमें देख लेते हैं अंश प्रति विलियन। तो अंश प्रति विलियन क्या हो जाएगा, अंश प्रति विलियन में यहां पर क्या कर देंगे, 1 बिलियन कर देंगे, 1 बिलियन, और विलियन के लिए 10⁻9 हो जाएगा। ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, और ग्राम में मात्रा विलेन की पीपीबी कहलाती है। क्या कहलाती है, पीपीबी, पार्ट्स पर विलियन। यहां पर भी आप लिख सकते हैं विलियन, लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, विलियन, VILLION, विलियन, पार्ट्स पर विलियन, बी, और यहां पर क्या कर देंगे, विलियन, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन। तो इसमें क्या हो जाएगा, पीपीबी बराबर क्या हो जाएगा, पीपीबी बराबर बस वही हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, किसमें होगा, ये भी ग्राम में होगा, बटे विलयन का द्रव्यमान, बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे कितना हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा। और ये जो फार्मूला आपका आएगा वो किसके लिए आएगा, पीपीबी के लिए आएगा। चलिए इसमें आप दोनों ये वाला क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसको आप लिख लीजिए कि किसी विलेन के 1 विलियन 10⁻9 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलेन की पीपीबी सांद्रता कहलाती है, अंश प्रति विलियन, पार्ट्स कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर बिलियन। इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए तो इसमें आज के लेक्चर में अगला जो पॉइंट हमें पढ़ने वाला है वो हमें पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विलेयता। तो विलेयता किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे सबसे पहले। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी कोई अमाउंट है, कोई एक फिक्स अमाउंट है, विलेय है, और किसी उसको विलायक हमने लिया है जो कि विलायक को हमने फिक्स कर रखा है, या हम उसको विलायक को क्या मान सकते हैं, 100 ग्राम मान सकते हैं। हमने 100 ग्राम विलायक ले लिया, अर्थात जल ले सकते हैं, कोई भी जो भी आप विलायक लेना चाहते हैं। तो 100 ग्राम विलायक में हमने किसी विलेय को डाला, और डालने के पश्चात हमने घोल दिया, और वह घुल गया पूरी तरीके से, उसमें क्या हो गया, विलेय हो गया। तो हम कह सकते हैं उस पदार्थ की जो विलेयता है वो इतनी ग्राम है, यानी x ग्राम है या y ग्राम है, जो भी आप उसको मान लेते हैं। एक थोड़ा समय के लिए हम एज्यूम करते हैं
कि 100 ग्राम हमने पानी लिया और 100 ग्राम पानी में हमने कोई पदार्थ है जो उसको मैंने क्या कर दिया, 10 ग्राम कोई पदार्थ है उसको उठाकर उसमें क्या डाला, डाल दिया, तो 10 ग्राम पदार्थ पूरा का पूरा उसमें घुल गया, तो ये जो 10 ग्राम है उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ये हमने बात कहा कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। कोई भी पदार्थ हो जो 100 ग्राम जल में घुल जाए पूर्णतः, तो उसको क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता किस बात पर निर्भर करती है, तो इफेक्ट किस बात पर, यानी विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी को निर्भर करने वाले कारक कौन कौन से हैं, निर्भर करने वाले कारक। तो इसमें जो आपका कारक आता है सबसे पहले आती है, पहला पॉइंट जो होता है विलेय की प्रकृति आ जाती है। किसकी प्रकृति, विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय की प्रकृति कैसी है। दूसरा जाता है विलायक, विलायक पर भी निर्भर करता है कि विलायक कैसा है, ध्रुवीय विलायक है कि अध्रुवीय विलायक है, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। फिर आपका इसमें ताप पर निर्भर करता है, ताप भी किस प्रकार से, फिर इस पे दाब पर निर्भर करता है, यानी ताप, टेम्परेचर इसको कहते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, और विलेय की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट। अब हम इसमें बात कर लेते हैं, तो ये तो हमें इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में इसमें एक पॉइंट लेना चाहेंगे, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें आप जान लीजिए कि जब आप किसी भी विलायक की, यदि आप क्या करते हैं, गैस द्रव में आप क्या घोलना चाह रहे हैं, गैस को घोलना चाह रहे हैं, तो जब भी आप द्रव में गैस को घोलना चाहेंगे, किसी गैस को द्रव में घोलना चाहेंगे, गैस को द्रव विलायक में घोलने पर, द्रव विलायक में घोलते हैं, क्या करते हैं, में घोलते हैं, और फिर इसमें क्या करते हैं, ताप को बढ़ा रहे होते हैं। क्या करते हैं, घोलने के लिए, यदि आप ताप को बढ़ाते हैं ना, तो ताप बढ़ाने पर उसकी जो विलेयता होगी, ताप बढ़ाने पर विलेयता इसकी घट जाएगी, विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, विलेयता घट जाती है। कुछ केसेस में नहीं कहा जा सकता है, सताली नियमों में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे आप इसमें मान लीजिए कि आपने इसमें क्या लिया, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो प्रक्रम होता है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ड्यू टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, किसके कारण होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कह सकते हैं, या प्रक्रिया कह सकते हैं ना। ये जो अपक्रिया होती है वो कैसे होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। जैसे इसमें आप एक एग्जांपल आप देखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि CO2 प्लस H2O ये कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H2CO3 बनाता है। क्या बनाता है, H2CO3, और ये जो आपका होगा यहाँ पर ऊष्मा भी बाहर की ओर निकलेगा ना, तो ऊष्मा बाहर निकलने से ये प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, कैसी अपक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होने के नाते ये इसमें जो विलेयता होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप सिंपल तरीके से जान लेंगे कि किसी द्रव यानी विलेय को द्रव विलायक में घोलने के लिए जो ताप आप बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। किसी भी द्रव में गैस को घोलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ऊष्मा निकलने के कारण ऐसा प्रोसेस होता है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये वाला आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगला पॉइंट वाले में। चलिए इसमें नेक्स्ट में हम पढ़ लेते हैं कि दाब का प्रभाव क्या होता है, यानी विलेयता पर जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी में आपका दाब बढ़ाते हैं तो क्या होगी, विलेयता घटेगी या बढ़ेगी। हमने ताप में जाना, अब हम दाब में जानेंगे कि दाब में क्या करते हैं, कि यदि हम क्या करते हैं इसमें प्रेशर को बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो किसी भी द्रव में गैस को घोलने के लिए दाब बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ती है या घटती है, उसको हम क्या करते हैं एक एक करके समझते हैं।
तो पहली बात इसमें ये होती है कि यदि आप किसी द्रव को ले रखे हैं, तो द्रव में यदि आप गैस को घोलना चाह रहे हैं और यदि उस पर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो उसकी जो विलेयता होगी वो बढ़ती है। तो सिंपल प्रकार से ये प्रयोगों द्वारा ये पता चला कि किसी गैस को द्रव विलायक में घोलने के लिए द्रव विलायक किसी गैस को द्रव विलायक में दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये हमने प्रयोगों द्वारा किया है कि किसी गैस को द्रव विलायक में दाब बढ़ाने पर उसको क्या होती है, जो विलेयता होती है वो क्या होने लगती है, बढ़ती है। इसको हम एक प्रयोग से कर सकते हैं। मान लेते हैं हम क्या कर सोचते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर हमने एक पात्र लिया है, एक पात्र ये है और दूसरा पात्र हमने यहां पर लिया है। इधर ले लेते हैं, चलिए। ठीक, एक हमने एक पिस्टन बनाया और दूसरा पात्र यहां पर बनाते हैं। एक पात्र ये है। इस प्रयोग को हम समझना चाहते हैं कि कैसे, ठीक है। तो यहां पर हमने ये लिया। अब दोनों में हमने क्या कर दिया कि इस वाले में हमने क्या भर दिया, एक लिक्विड भर दिया। पहले यहां पर नीचे द्रव भर दिया है, यहां पर हमने क्या भर दिया, द्रव। ये हमने द्रव भर दिया, ठीक। फिर हमने क्या कर दिया, इसमें हमने गैस भर दिया। ये हमने जो रेड पॉइंट से भरा, इसको हमने क्या भरा, गैस को भर दिया, ठीक। ऊपर हमने एक इस पे पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, इस पे एक पिस्टन। हमने यहां पर ये पिस्टन लगा दिया और इसके ऊपर हमने एक बेट रखा, बेट, जो कि वो W1 है। क्या है, W1 ग्राम है। हमने इसमें, ये हमारा फिगर नंबर 1 हो गया, ए हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा गैस है, जो रेड से लिखा हुआ है, ये क्या है, गैस है। और ये आपका क्या है, विलयन है, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें हमने क्या किया है कि यहां पर हमने फिर एक विलयन लिया है, ठीक। और फिर उसमें हमने क्या भर दिया है, एक गैस भरा है। क्या भरा है, गैस, ठीक है। और इसके ऊपर हमने लगा दिया पिस्टन। क्या लगा दिया, पिस्टन। तो हम दोबारा पिस्टन इस पे लगाते हैं। ये रहा पिस्टन। अब आप समझेंगे तरीकों को। हमने यहां पर क्या कर दिया कि एक तरीका यहां पर है कि हमने यहां पर विलयन लिया और फिर उसके बाद हमने यहां पर गैस लिया और हमने W1 ग्राम भरा। और ये जो पोजीशन है, ये साम्यावस्था है, एट इक्विलिब्रियम। ये जो पोजीशन हमारा हमने पूरा बनाया है, वो साम्यावस्था पर बनाया है। किस पे बताया है, साम्यावस्था पर है। ये साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम पर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मात्रा में गैस इस लिक्विड में जाती है, उतना ही मात्रा में इस लिक्विड से जो गैस है वो किस में आती है, गैस में आती है। यानी गैस का लिक्विड में जाना और लिक्विड के गैस का इस गैस में जाने की जो प्रोसेस है, वो इक्विलिब्रियम है, साम्य अवस्था में, यानी बराबर मात्रा में एक दूसरे में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। और इस किसमें हमने जब यहाँ पर W1 प्रेशर दिया है, यानी जो हमने दाब लगाया है वो W1 लगाया है जी, ठीक। कोई भी भार है जो हमने रखा है इसके ऊपर। यहाँ पर क्या करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, दाब को 2 गुना कर दिया या 3 गुना कर दिया, जो भी आपको करना हो। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक दाब को बढ़ाया, फिर से दाब को बढ़ाया। यहाँ पर हमने एक W1 भार रखा और फिर अपने यहाँ पर हमने क्या रखा, एक W2 फिर भार रख दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है कि जो यहाँ पर इसमें विलेयता जो होती है, गैस की जो विलेयता होती है वो बढ़ जाती है, इसकी अपेक्षा तुलना में ये वाली बढ़ जाती है। और ये इसमें जो गैस होते हैं, इसमें ज्यादा मात्रा में घुलने लगते हैं। किसमें,
इस वाले विलेन में ज्यादा मात्रा में गैस घुलने लगते हैं, और ये उतने मात्रा में ज्यादा घुलने लगते हैं, ये जब तक ये गैस जो होता है इस द्रव में घुलता रहता है, जब तक इसमें क्या हो जाएगा, ये पुनः साम्यावस्था में ना आ जाए। जिस प्रकार से ये साम्यावस्था में था, उसी प्रकार जब तक ये साम्यावस्था में ना जाए, तब तक एक गैस दूसरे गैस में, यानी ये जो गैस होगा वो द्रव में घुलता रहेगा। और हमने पाया यहाँ पर कि इस प्रकार से जो गैस है इसमें घुल जाती है। ये फिगर बी के थ्रू हमने इसमें पाया है। ये आपका गैस है, ये आपका विलेन है, नीचे वाला विलेन है, जो कि विलेन में हमने, द्रव विलेन में हमने क्या घोल दिया है, प्रेशर बढ़ाकर गैस को घोल दिया। तो जैसे आप गैस का दाब आपने बढ़ाया, यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया, वैसे क्या हुआ, ये जो गैस है वो अधिक से अधिक मात्रा किसमें घुल गया, विलेन घुल गया। इस प्रयोग को इस प्रकार से सबसे पहले जो निरीक्षण किया था वो हेनरी ने किया था। किसने किया था, हेनरी ने किया था, और इस प्रकार से वो बढ़ाया था। हम इसमें एक बात लिख सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर, इसके कंक्लूजन को हम लिख सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर विलयन में गैस की विलेयता में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलिए ठीक है, ये बात हमने इसमें जाना कि जब भी आप दाब बढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, गैस में वृद्धि हो जाएगी। अभी इस एक्सपेरिमेंट को, इन चीजों को जो सबसे पहले प्रयोग और सैद्धांतिक रूप से जो प्रतिपादित किया वो कौन थे, हेनरी साहब हमारे थे। तो इस पॉइंट को आप लिख देंगे, फिर हम हेनरी लॉ को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से क्या चीज हुआ हेनरी लॉ में। चलिए इसमें हम हेनरी का नियम देख लेते हैं। हेनरी लॉ क्या है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, इस बात को पहले हम समझते हैं। इसमें कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई गैस जो है, वो जो ये गैस वाष्प, जलवाष्प की अवस्था में कोई गैस है, तो जो उसका गैस का जो दाब होगा यानी पी जो होगा, उसमें उपस्थित, विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा है आपका एक्स जो मोल है, वो क्या होंगे, समानुपाती होंगे। इसमें इस प्रकार से इसमें हम कह सकते हैं कि जो आपका पी होगा वो पी गैस जो होगा आपका, वो रेसिप्रोकल होगा काई गैस के, यानी एक्स गैस के होते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के अनुपात होता है। यानी इसमें हम देख सकते हैं कि पी गैस, यानी जो गैस का आंशिक प्रेशर है, आंशिक दाब है, वो रेसिप्रोकल किसके होगा, एक्स गैस के होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के होगा। और ये इसकी जगह पर हम क्या करें, कांस्टेंट लगाना चाहे तो पी आपका गैस इक्वल टू हो जाएगा के एच इनटू एक्स गैस। अब ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ आपका जो यहाँ पर पी गैस इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप के एच है, ये हेनरी कांस्टेंट है। क्या है ये, हेनरी कांस्टेंट है, जिसको हेनरी नियतांक हिंदी में कहते हैं। के एच को क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक कहते हैं। और जो के एच होता है, जो के एच होता है वो आपका डिपेंड करता है पी गैस अपान एक्स गैस। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये आपका एक्स गैस उधर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका हेनरी नियतांक, और अलग अलग गैसों के लिए जो हेनरी नियतांक होता है वो अलग अलग होता है। यानी कह सकते हैं कि आपका जब हेनरी नियतांक जो मतलब ये घटेगा, ये बढ़ेगा, हेनरी नियतांक बढ़ता है, तो एक्स गैस यानी जो उसमें द्रव में जो घुलने का जो मोल फ्रैक्शंस होंगे, जो विलेय की मात्रा होगी, वो क्या होगी, एक्स गैस की, वो घटेगी। ये इसको हम सिंपल तरीके से ये बात कह सकते हैं। चलिए इसको पहले आप ले लीजिए, इस एक्सप्रेशन को लिख दें। तो के एच डिपेंड किस पे करता है, ये जो के एच है हेनरी कांस्टेंट है, किस किस बात पर डिपेंड करता है, हेनरी कांस्टेंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो हेनरी कांस्टेंट जो डिपेंड करता है वो विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति। और फिर किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है। ये बात हो आपका हुआ है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको और समझाते हैं इसमें। चलिए इसमें आपने देखा होगा, तो इसका मतलब सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि आप क्या करेंगे, इसमें गैस को आपको जो आपका गैस का विलेय का यदि आंशिक दाब आप बढ़ा रहे हैं, तो आंशिक दाब बढ़ाने की वजह से अभी हमने बात किया था इसमें, जो ये वाला सिलेंडर वाली जो हमने कहानी कही थी इसमें, कि यदि इसमें क्या कर रहे हैं, ये आप मान लेते हैं विलेन है, और इसमें हमने क्या भर रखा है, इसमें गैस भर रखा है, ये हमने गैस भर रखा है।
और ये जो ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो जो गैस की मात्रा होगी वो किस में घुल जाएगी, इस द्रव में घुल जाएगी। तो जितना ज्यादा आप प्रेशर को आप जितना ज्यादा एक्सग्रेट करेंगे, जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा जो गैस की मोलों की संख्या होगी वो इस द्रव में घुलती चली जाएगी। एक बार दोबारा आप समझेंगे, जितना ज्यादा आप इसके ऊपर क्या करेंगे, वेट को आप बढ़ाएंगे, W1 जितना इसके ऊपर बढ़ाएंगे दाब बढ़ाने की वजह से, तो जैसे जैसे आप दाब बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि इसमें जो गैस की जो मात्रा है, जो गैस की मोलों की संख्या है, वो ज्यादा से ज्यादा किसमें घुलती चली जाएगी, इस द्रव में घुलती चली जाएगी। बस सिंपल तरीके से यही कह रहा है कि स्थिर ताप पर, और ताप आपका, दाब आपका निश्चित होना चाहिए क्योंकि ये स्थिर ताप दाब पर ये डिपेंड करता है। तो इसमें कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो गैस है वो द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी यदि आप दाब को बढ़ाते जाओगे तो उसमें क्या होगा, जो गैस की मात्रा है वो उसमें द्रव में अधिक से अधिक बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप सिंपल तरीके से आप देख लेते हैं, कोका कोला की जो बोतल होती है उसमें हमने क्या भर रखा है, अनुप्रयोग, इसके यूजेज, हेनरी ला के जो नियम है वो कहां कहां आते हैं, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहले इसको आप नोट कर लेंगे, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके ये किन किन जगहों पर एप्लीकेबल है उस बात को हम बात कर लेते हैं, किन किन जगहों पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, या हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या है। तो हेनरी नियम की सीमाएं जो है आप इसको लिख सकते हैं, हेनरी नियम की सीमा, यानी किस कंडीशन में ये जो होगा वो काम करेगा और कौन सी कंडीशन में ये काम करना बंद कर लेगा। तो इसमें पहला नाम है कि दाब अधिक ना हो, बहुत अधिक दाब नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक दाब ना हो, बहुत अधिक दाब नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कंडीशन है, ये बहुत अधिक ताप नहीं होना चाहिए, अधिक ताप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अधिक ताप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें देख क्या हुआ है कि ज्यादा मात्रा में अधिक ताप दे देंगे तो विलेयता पर प्रभाव पड़ेगा, अधिक ताप नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें क्या है कि जो आपका गैस है वो क्या होना चाहिए, यानी जो विलेय है वो विलायक में ज्यादा घुलनशील ना हो। तो इसको एक पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील हो, गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए, बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए, घुलनशील होनी चाहिए। ये कुछ इसके कंडीशंस है जो इसमें मतलब ये चीजें सीमाएं हैं। यदि ये नियम का फॉलो नहीं कर रही है, यानी बहुत अधिक दाब कर देते हैं तो हेनरी नियम वहां पर काम नहीं करेगा। यदि आप बहुत अधिक ताप कर देते हैं तो भी हेनरी नियम वहां पर काम नहीं करेगा। और ये जो गैस है वो जाकर विलायक में घुल जाती है तो भी ये क्या करेगा, ये नियम काम नहीं करेगा। यानी जो गैस कम से कम उसमें घुलनी चाहिए, ये कंडीशन हुआ। इसके हम अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं, कौन कौन से इसके हम यूजेज कहां कहां पर करते हैं, हेनरी नियम की यूजेज कहां पर है। तो उस बात को यदि हम बात करना चाहें तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे, इसमें बात यह है कि हेनरी नियम के जो उपयोग है, अनुप्रयोग जिसको कह सकते हैं, एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि आपको पहला चीज जो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर क्या करते हैं, जब पर्वतरोही जो होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो चढ़ने लगते हैं तो होती क्या है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायु का जो दाब होता है वो आपके ऊपर कम होने लगता है। इस प्रकार से उसको सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। तो वो भी क्या है कि क्योंकि उनके ब्लड में जो होती है वो गैसों की जो मात्रा होती है वो घुलने में कम घुल पाती है, क्योंकि दाब की मात्रा क्या हो गई, कम हो जाती है। तो जब वायु का दाब कम होता है तो उनके नसों में जो ऑक्सीजन होता है वो घुलना कम हो जाता है। इस प्रकार से उनको क्या होने लगता है, थकान महसूस होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन बराबर मात्रा में उनके बॉडी में पहुंचती नहीं है। इस प्रकार से उनको जब थकान महसूस होता है तो उनको एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं एनॉक्सिया रोग कहते हैं। इस नामक पर्वतारोहियों को ये रोग हो जाता है। तो इसमें हम एक पॉइंट को लिख सकते हैं कि पर्वतारोही, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर जाने से दाब कम होने के कारण, दाब कम होने के कारण, दाब कम होने के कारण उनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है।
क्या होती है, घट जाती है, और पूरी बात आप लिख देंगे घट जाती है, जिससे उन्हें क्या होने लगता है, थकान महसूस होता है और एनॉक्सिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। अगला जो एक एप्लीकेशन है, इसमें मृद पेय जल जो आपका है, मृद पेय जल के साथ मृद पेय जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को घोलने के लिए उच्च दाब। अब आप इसमें देखे होंगे, जो आप पेप्सी या स्प्राइट या कोका कोला को आप खोलते हैं तो उसमें होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसमें गैस भरी जाती है, तो उसको उच्च दाब पर उसमें बॉटल में क्या करते हैं, गैस को भर देते हैं। मान लेते हैं ये आपकी बॉटल है, तो इस बॉटल को लेते हैं और इस बॉटल में हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ होता है, तो इसमें क्या करते हैं, लिक्विड तो भरा ही होता है, उस लिक्विड के साथ में क्या करते हैं कि अधिक ताप लगाकर, जो प्रेशर लगाकर क्या कर देते हैं, इसके भीतर गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को दाब लगाकर और फिर इसके बोतल को बंद कर देते हैं, तो दाब जैसे जैसे इसमें मैंने दाब बढ़ाया, तो दाब बढ़ाने की वजह से कि जो विलायक था, उस विलायक में क्या चला गया, गैस घुल गया। और गैस घुलने की वजह से क्या हो गया कि जब इसको हम खोलते हैं तो बॉटल में बहुत तेजी के साथ, बुलबुले के साथ ये क्या होता है, पूरा का पूरा स्प्राइट उसमें बाहर की ओर भगता है, क्योंकि जैसे आपने उस पर दाब कम किया, तो दाब कम करने की वजह से जो गैस की मात्रा थी, जो गैस के मोल फ्रैक्शंस थे, वो क्या होने लगे, कम होने लगे। वही तो कह रहा है ना कि पी गैस जो होता है, हेनरी नियम कहता है पी गैस रेसिप्रोकल क्या होता है, एक्स गैस के होता है। यानी आप क्या, जैसे जैसे आप ये प्रेशर को बढ़ाओगे, तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो जो मोल फ्रैक्शंस होंगे, मोल्स ऑफ गैस होंगे, जो गैसों की मात्रा होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होने लगती है, उसमें घुलने लगती है। और जैसे जैसे आप पी गैस को आप क्या करते हो, कम करते हो, वैसे एक्स गैस, जो आपका मोल फ्रैक्शन, जो गैस की मात्रा है, वो उसमें कम होने लगती है, यानी घुलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दो चीजें सिंपल तरीके से, यदि आप दाब को बढ़ाओगे तो गैस की मात्रा ज्यादा घुलेगी, या दाब को कम करोगे तो गैस की मात्रा कम घुलेगी। इस प्रकार से होता है। दूसरा आपका इसमें लिख सकते हैं, जब समंदर में गोताखोर लोग जाते हैं, तो गोताखोर भी इसका प्रयोग करते हैं। गोताखोर क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में, गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उनका, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर में N2 व O2 गैस के साथ उसमें हीलियम गैस भी भर देते हैं। कौन सी गैस भर देते हैं, हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम गैस की विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जैसे जब उनको इस प्रकार से क्या होता है, जो जब जैसे प्रेशर बढ़ता है, समंदर में नीचे की ओर जाते हैं, तो समुद्र के पानी का प्रेशर उनके बॉडी के ऊपर एक्सक्रेट होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लगने के कारण क्या होता है कि उनके ब्लड में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और सारी चीजें घुल जाती हैं। और जब वो ऊपर आने लगते हैं, तो ऊपर आते समय क्या होता है कि दाब कम होने लगता है। और जैसे जैसे दाब कम होता है ऊपर जाते समय, तो वो क्या होती है, जो उनके बॉडी में जो घुली हुई ऑक्सीजन, वो बुलबुले के रूप में क्या होने लगती है, बाहर निकलने लगती है। और बहुत तेजी से बाहर निकलने के कारण उनमें होता क्या है कि उनके बॉडी में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। इसलिए दर्द को रोकने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जब भी आप ऊपर की ओर आए, तो आप बहुत आराम से आए, ताकि दाब क्या हो, आराम आराम से निकले। तो इस प्रकार से गैस की जो दाब हो आराम से घटे। इस प्रकार से ये हेनरी के नियम है, जो उनके अनुप्रयोग है उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका हेनरी का नियम आपका कंप्लीट हो गया है। अगले जो आपके लेक्चर्स आएंगे, उसमें हम वेपर प्रेशर और निवास दाब और राउल्ट के नियम के बारे में बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे। इस लेक्चर्स को आप देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे, यदि इसमें कोई चीज नहीं समझ आएंगे तो आप पे नोट कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, सारी चीजें जो भी है, इसको आप नोट्स तैयार करते रहेंगे इसी माध्यम से। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।